Good morning, sir. Morning, class. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning. लास्ट क्लास में हम लोग स्वैप पे थे। हाँ, स्वैप के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। Yes, sir. स्वैप क्या होता है? स्वैप और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? स्वैप ट्रांजैक्शन क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कोई बताएगा? Nobody. सर फ्यूचर आप बोलो, सुन रहे हैं। सर फ्यूचर फॉरवर्ड में अभी रेट अभी फिक्स करते हैं, एग्जीक्यूशन फ्यूचर्स में करते हैं। सर ये एक कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि हम लोग दो अपोजिट ट्रांजैक्शन करते हैं पर इक्वल वैल्यू का करते हैं। जैसे कि दो अपोजिट इसका दो ट्रांजैक्शन लेग करते हैं, लेकिन सेम वैल्यू का करते हैं। कंपोजिट सेम वैल्यू का करते हैं, टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट करते होता हैं। है ये। इसका दो लेग था, अगर स्पॉट और सेम टाइम फॉरवर्ड। स्पॉट और फॉरवर्ड इसका हाँ दो लेग था। अगर स्पॉट में बाई करते हैं तो फॉरवर्ड में सेल करते हैं, और अगर स्पॉट पे सेल करते हैं तो फॉरवर्ड में बाई करते हैं। बाई। यस सर। हाँ, और अगर फॉरवर्ड स्वैप क्या हुआ? सर इसमें फॉरवर्ड में ही बाई करते हैं, फॉरवर्ड में ही सेल करते हैं, पर टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। एक और मुझे आंसर चाहिए। स्प्रेड क्या होता है? व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड क्या होता है? व्हाट इज स्प्रेड? सर गैप हुआ ना। हाँ, तो किसका गैप हुआ? पहले कैमरा ऑन करो। सर किसका गैप हुआ? सर गैप किसका आस्क हुआ? रेट माइनस बिड रेट बाय मिड रेट इनटू 100। तो स्प्रेड परसेंटेज तुम निकाल दी। हम पूछ रहे हैं स्प्रेड क्या हुआ? स्प्रेड, सिंपली स्प्रेड क्या हुआ? सर आप बताए थे ना कि जितना भी लिक्विडिटी पोजीशन होगा तो उसमें बिड और आस्क रेट का जो गैप होगा वो भी ज्यादा होगा। हाँ, तो स्प्रेड का मतलब यही हुआ। स्प्रेड का मतलब यही हुआ शिवानी कि जो Yes. बिड और आस्क रेट है, जो बिड और आस्क रेट है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। और Yes. जब नियर फॉरवर्ड, मतलब जितना नजदीक का फॉरवर्ड होगा, जितना नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां पे बिड और
बिड और आस्क रेट के बीच में डिफरेंस उतना कम होगा क्योंकि लिक्विडिटी उसमें उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यस सर। लेकिन 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 जहां पे मतलब टाइम ज्यादा होगा, जितने दूर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे लिक्विडिटी कम होने की वजह से, बिड और आस्क रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। राइट, तुम लोग थोड़ा मार्क्यू के लिए भी तैयार रहना, इस मंथ के एंड में हम उसको ले लेंगे। राइट, यस सर। यस सर। पीपल आर स्टिल कमिंग इन, बहुत कम लोग अभी तक आए हैं। 52 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन इन। 7 मिनट हो गया मीटिंग को शुरू किए हुए। क्या करें अब बताओ, मीटिंग को लॉक कर दें? शुड आई लॉक इट? 7:30 मिनट हो गया, स्टिल पीपल आर कमिंग इन। अब बंद ही करना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। गोइंग टू लॉक द मीटिंग। चलो ठीक है, हम लोग रैशनले पढ़ चुके थे ना। रैशनले ऑफ स्वैप ट्रांजैक्शंस तो हो गया था, रैशनले ऑफ स्वैप ट्रांजैक्शन हो गया था मेरे ख्याल से। हो गया था ना? यस सर। नो सर। रैशनले नहीं हुआ था? नो सर नहीं हुआ उसके है। ऊपर वाले पैरा तक हुआ था। नो सर रैशनली नहीं हुआ था। रैशनले फॉर स्वैप ट्रांजैक्शन। दिख रहा है स्क्रीन? यस यस। सर। यस सर। रैशनले फॉर स्वैप ट्रांजैक्शन यहीं से पढ़ना था। यहीं से पढ़ना था ना? यस सर। यस सर। अब ये रैशनले का मतलब क्या होता है? रैशनल फॉर रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। लॉजिक। आखिर हम लोग ये जो मतलब काम कर रहे हैं, ये जो स्वैप ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? किस लॉजिक से हम लोग ये काम करते हैं? देखिए लिख रहा है, मोस्ट ट्रांजैक्शन इन द इंटरबैंक मार्केट्स आर स्वैप्स। ध्यान रखिएगा, स्वैप ट्रांजैक्शन ज्यादातर किस मार्केट में होता है? किस तरीके के ट्रांजैक्शंस में होगा? जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। इंटरबैंक। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हो गया? दो व्हाट आर बैंकों के इंटर बीच में। बैंक ट्रांजैक्शन? ठीक है,
जहां पे डिफरेंट Bank to बैंक्स bank आपस में transactions. बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन एंड मोस्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शंस आर आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब क्या हो गया, जो मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं, इनके बीच में आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ट्रांजैक्शंस होगा, वो आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बिड कहां से निकल के आता है, from where the merchants derive their bid and ask rates for outright forward contract। तो उसका जो बिड और आस्क रेट होगा वो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से ही डिराइव होता है। किससे डिराइव होता है? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हेलो, हाँ। अब आगे क्या कह रहा है, कंपोजिट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ ग्रेट utility to banks as they avoid assuming exchange rate risks for the bank। मतलब अब बैंक्स का काम ही है ना कि जो जो मर्चेंट है, मर्चेंट अगर डिमांड कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, या सेल कर रहा है, या बायर है या सेलर है, तो उसके हिसाब से बैंक्स को अपने पोजीशंस को बनाना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ा अगर किसी को रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के फ्लक्चुएशन से, तो वो कौन है? बैंकर है। इसलिए बैंक्स क्या कोशिश करता है कि वो उस फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क को कम करे। कैसे कम करे? स्वैप ट्रांजैक्शन की सहायता से। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मतलब वो अपना पोजीशंस बनाएगा, बाय या सेल पोजीशन को इनिशिएट करेगा आगे आने वाले समय में। It also eliminates the problem of finding exactly matching counterparty for a customer। ठीक है, swap having offsetting position in a single contract, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। swap having offsetting position in a single contract। offsetting position का मतलब क्या हुआ? offsetting position in a single contract का मतलब क्या हुआ? हर्षित क्लास में है क्या अभी? हर्षित क्लास में है? नो सर। नो सर। नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं आया क्या आज? वो उसका तबीयत ठीक नहीं है सर, क्या हो गया तबीयत में? टाइफाइड हो गया है सर। तो एक काम करो कि अच्छा छोड़ो, स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये ऑफ सेटिंग का क्या मतलब हुआ? ऑफ सेटिंग का मतलब व्हाट इज ऑफ सेटिंग? कोई तो बताओ ऑफ सेटिंग का मतलब। सर जहाँ पे ट्रेडर इक्वल पोजीशन लेता, इक्वल पोजीशन वो बनाता है बट अपोजिट ट्रांजैक्शन करके, और वैल्यू को जीरो करने के लिए। वेरी गुड। ऑफसेटिंग का मतलब यही हुआ। ऑफसेटिंग का मतलब कि एक पोजीशन को दूसरे पोजीशन, एकदम सिंपल भाषा में सुन लो, ऑफसेट करने का मतलब क्या हुआ? एक पोजीशन को दूसरे पोजीशन से सेटल करने के तरीके को हम लोग ऑफसेटिंग कहते हैं। तो स्वैप में आप क्या करते हैं? स्वैप में आप अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हैं। आप स्वैप में अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हैं ना, या तो बाई करते हैं एक जगह, दूसरी जगह सेल करते हैं। तो आप एक बाई पोजीशन को दूसरे जो कि सेल पोजीशन के द्वारा, उसको आपने क्या कर दिया? ऑफसेट कर दिया, आपने उसको Offset. नलिफाई कर दिया। ये बात अलग है कि टाइम फ्रेम अलग अलग होता है।
अभी आपने बाई किया, 2 महीने के बाद आप सेल करेंगे, या अभी आप सेल कर रहे हैं तो 2 महीने के बाद आप बाई करेंगे, राइट? यस सर। ऑफसेटिंग का मतलब यही होता है, ऑफसेटिंग का मतलब यही होता है। आगे देखिए, बैंक्स यूजुअली डू ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स हु सेल। बहुत दिक्कत है, मतलब इस तरीके से नहीं होता है। Banks usually do trading on behalf of their customers, exporters and importers who sell and buy. वो क्या करते हैं, या तो सेल करता है एंड बाई करता है ऑन आउटराइट बेसिस, ठीक है? Assume that a bank buys 1 month forward $10,000 at 45 per dollar on outright basis from an exporter. ये क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, बैंक क्या करता है, बैंक एक एक्सपोर्टर से 1 मंथ फॉरवर्ड का $10,000 बाई करने का, किस रेट से बाई करने का, 45 से बाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट? हेलो, यस यस सर। सर। बैंक अगर बायर sir. है तो एक्सपोर्ट, बैंक अगर बायर है तो एक्सपोर्टर क्या होगा, सेलर होगा डॉलर का। यस सर। क्योंकि जब 1 महीने के बाद एक्सपोर्टर को फॉरेन से डॉलर मिलेगा तो वो डॉलर वो बैंक के पास लेके जाएगा, यानी कि वो एक्सपोर्टर डॉलर को सेल करेगा और उसके बदले में क्या करेगा, वो उसके बदले में उसको इंडियन करेंसी मिल जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर एक बैंकर ने 1 महीने बाद का $10,000 परचेज करने के लिए 45 रुपए में अपने बैंकर के साथ, मतलब अपने एक्सपोर्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? The contract means that after 1 month the exporter would deliver $10,000 to the bank and receive rupees 4,50,000 from it. Clear एकदम? 1 Yes, month sir. later, after paying rupees 4,50,000, to the exporter, the bank would end up with $10,000. समझ गए? 1 महीने के बाद एक्सपोर्टर से उसको $10,000 मिल गया और उसने एक्सपोर्टर को 4.5 लाख रुपए दे दिया, यानी कि एक्सपोर्टर के पास पैसा चला गया, बैंक के पास $10,000 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होगा, हो सकता है कि 1 महीने के बाद उस डॉलर का वैल्यू 40 रुपए हो जाए। तो बैंक ने तो दे दिया किस भाव से, 45 के भाव से, लेकिन उसको अगर अब मार्केट में सेल करने जाएगा तो उसको क्या रेट मिलेगा, केवल 40 रुपए का रेट मिलेगा। तब तो Yes, बैंकर को खड़े खड़े नुकसान हो गया, बैंकर को नुकसान हो गया ना। यस यस सर। तो अब देखिए वही कह रहा है, बैंक एंड अप विथ $10,000 ऑल्दो द रूपी अमाउंट द बैंक इज सर्टेन, मतलब रूपी का अमाउंट क्या है, सर्टेन है। आफ्टर 1 मंथ it does not know at what exact rate it would be able to sell $10,000। बैंक को ये नहीं मालूम है कि 1 महीने के बाद वो अपने $10,000 को प्रति डॉलर मार्केट में किस भाव पे बेच पाएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी है एक्सचेंज रेट का। दिस implies the risk of foreign exchange rates. If the exchange rate after 1 month is more than rupees 45, the bank makes profit, else it ends up with a loss. Clear hai? The risk that was supposed to be borne by the exporter is being assumed by the bank. Indeed, a function nor, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एकदम, कि जो एक्सपोर्टर का नुकसान था या जो रिस्क एक्सपोर्टर का था,
एक्सपोर्टर ने उसको कम कर दिया, अब उसको उसने डाल दिया किसके ऊपर? बैंक के ऊपर। अब अपना बैंक समझता रहे। तो बैंक भी अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करेगा? एक स्वैप ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा। जैसे ही उसने एक्सपोर्टर के साथ ये डील कर लिया कि 1 महीने के बाद वो $10,000 परचेज करेगा, तो वो फॉरवर्ड में जाके क्या करेगा? उस $10,000 को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा सेम डे पे। यानी कि इधर बैंक ने $10,000 को बाई करने का प्लान बना लिया कि हम 45 रुपीस पे बाई करेंगे, और उधर 1 महीने के बाद उसने फॉरवर्ड मार्केट में जाके $10,000 को सेल करने का भी रेट फिक्स कर लिया। आ रही बात समझ में? हेलो? यस सर, यस सर, नहीं आया समझ में क्या? आ गया सर। रिस्क इसमें कैसे रिड्यूस हुआ सर? फिर तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। क्यों? अरे बैंक अभी कह रहा है बैंक अभी एक्सपोर्टर को कह रहा है कि भाई हम आपको 45 रुपए पर डॉलर देंगे। तो बैंक ने क्या किया? बाई किया स्क्रीन 45 रुपए के। ये दिख नहीं रहा है क्या मेरा? नो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हेलो? हेलो? यस सर। हेलो? हाँ हाँ, जो मैं आपसे बात कह रहा था वो ये कि सपोज करो, जो निखिल का सवाल था, तो निखिल ने क्या कहा कि मान लीजिए अभी बैंक कह रहा है कि भाई बैंक अभी कह रहा है कि हम 45 रुपीज देंगे। कितना देंगे? 45। बैंक इज सेइंग कि हम अभी 45 रुपीज देंगे। ठीक है, तो बैंक को तो अभी 45 रुपए देना तय हो गया। लेकिन Yes, sir. आज के ही डेट में वो 1 मंथ फॉरवर्ड में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और कहेगा कि भाई हम इसको 1 मंथ फॉरवर्ड में जाके 47 पर डॉलर में जाके इसको सेल करेंगे। राइट? तो सेम मोमेंट पे उसने एक्सपोर्टर से 45 रुपए में खरीदा, बाई पोजीशन बनाया, और सेम डे उसने 1 महीने बाद जाके क्या किया? उसको फॉरवर्ड में जाके बेच दिया। तो दो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. दो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रांजैक्शन हुआ, दो डिफरेंट मार्केट में हुआ। एक स्पॉट में हो रहा है, दूसरा फॉरवर्ड में हो रहा है। Yes, sir. अब ऐसा डायरेक्शन चेंज करके उसने क्या किया? उसने अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट में बेचेगा, उसने अपने सेल रेट को भी तो फिक्स कर दिया। यानी कि वो अब उसने फिक्स कर लिया कि मैं खरीदूंगा 45 रुपए में, बेचूंगा 47 में, तो जो 2 रुपए का डिफरेंस हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यही हुआ स्वैप ट्रांजैक्शन। इसी को कहते हैं स्वैप, कि आप दो अपोजिट डायरेक्शन में जाके ट्रांजैक्शन करेंगे, और उसका इंपैक्ट ये होगा कि आप रिस्क, जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का रिस्क है, आप उसको कम कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बाकी लोग भी क्लास में हो, बाकी लोग भी कुछ बोल दो, हाँ या ना। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम लोग?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट पेज में आइए। टू एलिमिनेट द रिस्क, बैंक मस्ट फाइंड अनदर कस्टमर विलिंग टू बाई यूएस डॉलर। एक बार पढ़ लो, इसको मैंने बता दिया है, ये जो सारा था इसको मैंने बता दिया है, इसको पढ़ के देखो एक बार। ये जो एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। To eliminate the risk the bank must find another customer willing to buy US dollar alter after 1 month, finding matching श्वेता, part. श्वेता, श्वेता, मुंह बंद करके पढ़ो, Yes, sir. Sorry, मुंह गलती बंद से हो करके गया। पढ़ो। हो गया सर। क्लियर है? जो अभी मैंने बताया वही है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कोई दिक्कत नहीं है इस पे? नो। No, sir. लेकिन अगर ये तो एक्सपोर्टर का केस था, इंपोर्टर के केस में क्या होगा? इंपोर्टर के केस में क्या होगा? इंपोर्टर जो है वो इंपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर तो डॉलर को बाई करेगा। यस सर। तो अगर इंपोर्टर और बैंक के बीच में हम लोग बात करें, ये इंपोर्टर है और ये बैंक है, तो यहां पे बैंकर क्या हो गया? बैंकर सेलर हो गया, बायर हो गया, इंपोर्टर बायर हो गया। बैंकर जो हो गया वो सेलर ऑफ यूएस डॉलर हो गया, है ना? यस सर। तो अभी क्या हुआ कि अभी इसने सेल किया, सेल करने का रेट फिक्स हो गया। यस सर। सपोज करो कि इसने अभी सेल करने का रेट 45 रुपीज फिक्स किया पर डॉलर। जो फिक्स किया गया रेट वो क्या फिक्स किया गया? ₹45 पर डॉलर, राइट? ये इसका सेलिंग रेट। अब सेल रेट तो तय हो गया, लेकिन जब 1 महीने के बाद बैंक को खरीदना पड़ेगा डॉलर, क्योंकि अब इसका पोजीशन क्या हो गया? जब इसने सेल किया शुरू में, तो बाद में इसको क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बैंक को बाई करना पड़ेगा ना। तो अभी अगर Yes. आप देखिएगा, तो अगर आप ये अभी देखिएगा तो ये बैंक का भी आस्क रेट है। यस सर। तो बैंक का कुछ ना कुछ बिड रेट तो होना चाहिए।
और हमने क्या पढ़ा कि बिड रेट हमेशा कम होना चाहिए आस्क रेट से। बिड रेट हमेशा कम होना चाहिए आस्क रेट से। तो अगर अभी बैंक ने 45 रुपए प्रति डॉलर में बेचा, तो उसका जो बिड रेट फ्यूचर का होगा इट शुड बी लेस देन ₹45, तभी बैंक को फायदा होगा। यस सर। लेकिन अगर एक मंथ फॉरवर्ड के बाद, एक महीने के बाद अगर ये मार्केट में रेट 48 रुपीज हो जाए, कितना हो जाए भाई? 48 रुपीज। 48, यानी कि बैंक ने बेचा था 45 में, अब एक महीने के बाद उसको खरीदना पड़ेगा कितने में? 48 में। तो 48 उसका में। बिड रेट उसके आस्क रेट से ज्यादा हो गया। तो जैसे यस ही उसका बिड रेट उसके आस्क रेट से ज्यादा हुआ, उसको लॉस हो गया, उसको फायदा नहीं होगा। इसलिए वो क्या करेगा? वो इस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के रिस्क को बचाने के लिए 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। 1 मंथ फॉरवर्ड या 3 मंथ फॉरवर्ड जो भी हो, और उसमें वो क्या फिक्स करेगा? बिड रेट फिक्स करेगा अपने लिए। क्या फिक्स करेगा? बिड रेट। बिड। वो बिड रेट को क्या करेगा? फिक्स करेगा। और उसकी कोशिश क्या होगी कि 45 रुपीज से कम पे वो ग्राहक ढूंढ ले। वो 44 रुपीज में अगर ग्राहक ढूंढ लेगा, तो अब उसको इस बात का कोई फिक्र नहीं ना है। अभी तो उसके पास सेलर भी मिल गया, और एक महीने के बाद उसके लिए बायर भी खरीदार है। यानी कि उसको पता है कि भाई हमको इस पार्टी से एक महीने के बाद 44 रुपए में डॉलर खरीद लेना। यस सर। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने सेम अमाउंट के लिए दो, मतलब सेम अमाउंट के लिए क्या किया? दो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रांजैक्शन किया। दोनों कंपोजिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग है। तो ऐसा करके बैंक ने क्या किया? अपने लिए रिस्क को कम किया। बैंक ने ऐसा करके अपने लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस होता है, उन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क अराइज होता है, उसको उसने कम कर लिया। Am I clear? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, वो जो पूरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के नीचे में 2 पॉइंट दिया हुआ होगा। 2 पॉइंट्स होगा, है 2 पॉइंट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वो दोनों पॉइंट पढ़ो, देखो। ये दोनों पॉइंट। पॉइंट दिख गया? यस सर। पढ़ो दोनों पॉइंट, देखो। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो भी पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आउटराइट फॉरवर्ड वर्सेस स्वैप। पढ़ लिए? पढ़ लिए क्या?
यस Yes, sir. समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है, अब आगे यस बढ़ो। सर। आगे देखो, लिख रहा है आउटराइट फॉरवर्ड वर्सेस स्वैप। तो इसमें लिख रहा है कि वी डिस्क्राइब द स्वैप ट्रांजैक्शन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग। स्वैप ट्रांजैक्शन को हमने ईदर ऑफ द फॉलोइंग में डिस्क्राइब किया। क्या है? पहला, बाई फॉरेन करेंसी स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड, या सेल फॉरेन करेंसी स्पॉट एंड बाई फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। दोनों ही मैंने बता दिया था अभी। अच्छा। ठीक है, क्लियर है क्लास? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये वाला, हाँ, ये पैराग्राफ जल्दी से खत्म करो क्योंकि अब टाइम हो रहा है खत्म। समझ में आया क्या? एकदम क्लियर है? जो अभी तक हमने पढ़ा है बस वही लिखा हुआ है उस पैराग्राफ Yes, में sir. भी, कुछ भी और एडिशनल नहीं है। यस सर। तो अब हम लोग आगे जो टॉपिक है वो आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, स्वैप कोट्स आया। स्वैप कोट्स ये आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद है व्हेन स्वैप पॉइंट्स आर लो और हाई। स्वैप का पॉइंट कब हाई और लो होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब इसको पढ़ के आइएगा। हमको लगता है एक ही पेज पढ़ने में एक क्लास लग जाएगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। इसको पढ़ के आइएगा पूरा, ये वाला पेज, ठीक है? जो कि मैंने पीडीएफ में आप लोगों से शेयर किया है, वो पीडीएफ का लास्ट पेज होगा। ठीक है क्लास? यस सर। यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ना पेपर? यस सर, पहले वाले से भी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, एसएपीएम हाँ, और बहुत टेक्निकल है। हाँ, बहुत टेक्निकल है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ना, एक एक वर्ड मीनिंगफुल है इसमें। आप स्किप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको सर क्लास के बाद एक बार फिर से पढ़